हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैंने आपको 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने आपको करा चुका हूं। और आज अपन 14 मार्च की जो पहली शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है और किस क्वेश्चन को ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 14 मार्च है, इसकी जो पहली शिफ्ट है, जो कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के मध्य में लगी थी, तो इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन यहाँ पे हल करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि एक कॉलेज के 132 छात्रों का औसत 50 दे रखा है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंकों का औसत यहाँ पर 55 दे रखा है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का अनुपात यहाँ पर क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि काफी आसान होते हैं। बस आपको ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर एक बार ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से हल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास टोटल का एवरेज दे रखा है और यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों का और अनुत्तीर्ण छात्रों का दोनों का दे रखा है। तो यहाँ पर अपने पास 3 मान दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है उत्तीर्ण छात्रों का औसत, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, उत्तीर्ण छात्रों का औसत और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो अपने पास कितना दे रखा है, ये 50 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, तो उत्तीर्ण का तो अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर 55 दे रखा है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 35 दे रखा है और दोनों का टोटल का जो सभी छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 5, इनका डिफरेंस कितना है, 15, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं, 132 हैं, तो यहाँ पर टोटल इनका रेशियो का टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 की वैल्यू अपने पास 132 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 33 हो गई तो उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 99 हो जाएगी और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पर 33 हो जाएगी। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, तो इसके कुल अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो संख्या आ गई अपने पास और यहाँ पर इनका एवरेज कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 99 × 55 कर देंगे। ये तो अपने पास क्या आ गया, उत्तीर्ण छात्र आ गए। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो ये तो अपने पास उत्तीर्ण छात्रों का हो गया। अब अनुत्तीर्ण का कितने, संख्या कितनी दे रखी है, 33 दे रखा है। इसको अगर अपन एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास एवरेज टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल हो गया, क्या हो गया, ये तो अपने पास उत्तीर्ण छात्रों के टोटल अंक हो गए और ये अनुत्तीर्ण छात्रों के टोटल अंक हो गए। अब अपन इन दोनों को काट देंगे तो अपने पास इनका रेशियो आ जाएगा, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 5 से 11 बार, ये 5 से 7 बार। तो यहाँ कितना आ रहा है, 33:7 आ रहा है। तो अपने पास उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों के टोटल अंकों का रेशियो आ गया अपने पास, ये 33:7 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आया समझ? ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एलिगेशन मेथड, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से हल होने वाला है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये एलिगेशन मेथड नहीं आ रहा तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, वो कैसे दूर होगी, जो आप मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तब आपके जन में अपने आप ही क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि ए बी वृत्त की जीवा है और ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ बी 130 डिग्री दे रखा है। समान जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड पर अंतरित कोण क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर पूछे गए। मैं जो लास्ट शिफ्ट थी उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और उससे जो लास्ट थी उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। सीजीएल मेंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सीएचएसएल प्री के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आने वाले एग्जाम्स के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यहां बोल रहा है अपने पास ए बी एक क्या है, जीवा है। ये हो गया अपने पास एक जीवा हो गई और इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कितना है। यहां बोल रहा है ए ओ बी, मतलब ये हो गया अपने पास ओ, मतलब यहां बोल रहा है कि जो जीवा है इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और अपने से पूछ क्या रहा है, समान जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड में अंतरित कोण का मान क्या होगा। तो मतलब परिधि पर बनाया गया कोण का मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि पर बनाया गया समान चाप से या समान जीवा से वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है, आधा होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 65 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको सीधा डायरेक्ट आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और यहां बोल रहा है कि प्रत्येक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। तो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो उभयनिष्ठ जीवा होती है ये क्या होती है। उभयनिष्ठ जीवा अपने पास a√3 होती है, r√3 होती है उभयनिष्ठ जीवा का मान। ठीक है, और r यहाँ पर क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। तो यहाँ पर इसके उभयनिष्ठ जीवा का मान कितना हो जाएगा, 21√3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है। उभयनिष्ठ जीवा का मान r√3 होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ कि r√3 कैसे आया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि दो सर्किल हैं और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का केंद्र हो गया और यहाँ पर जो इनकी उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई यहाँ पूछ रहा है अपने से। ठीक है, यहाँ क्या है, ये अपने पास रेडियस हो गई। ये अपने पास क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये एक्चुअली अपन इसको क्या करें, थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास दो सर्किल हो गई जो कि एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, जीवा हो गई है और ये दोनों हो गए इनके केंद्र हो गए। और यहाँ ये क्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई और यहां से लेकर यहां तक भी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, और अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या है इसका मान कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये त्रिज्या 21 हो गई और यहां पर ये क्या है, लंब डाल रहा है। तो अपन यहां क्या करेंगे, अगर ये 21 है तो ये इसको क्या करेगा, समान भागों में बांट देगा। तो ये अपने पास कितना आएगा, यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये क्या है, पूरा का पूरा इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर अपन कुछ भी मान लेते हैं, पूरी भुजा क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगी 1/2, ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास जो ये लंब होगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास, 1/4 हो जाएगा। और प्लस ये क्या हो गया अपने पास, 1 आ रहा है। तो 1 के स्क्वायर में से 1/2 का स्क्वायर घटा देंगे तो 1-4 में से यहाँ कितना आ गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3/4 हो गया। ठीक है, और इसका अंडरूट करेंगे अपन तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास √3/2 हो गया। तो अपने पास लंब कितना है अपने पास, ये तो हो गया √3, ये हो गया अपने पास क्या आया, ये हो गया अपने पास √3/2 आ गया। यहां से लेकर यहां तक की दूरी आई है अपने पास, लेकिन अपने को यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है।
तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, √3। तो इस पूरे की लंबाई कितनी आ गई, √3 आ गई। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पर भुजा अपन ने 1 मानी थी, तो इसलिए ये, और जबकि अपने पास दे क्या रखा है, 21 दे रखा है, तो अगर 1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 21√3 आ रहा है। ठीक है, 21√3 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होती है, ये होती है अपने पास r√3, r√3 हो जाता है इसका मान। क्या होता है ये, r√3। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि इसका मान क्या होता है, हमेशा r√3 होता है। ठीक है, अगर आपको ये सीधा पता है कि जीवा की वैल्यू क्या होती है, r√3, तो आप सीधा डायरेक्टली 2 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन में तिरछा देखेंगे, उसको √3 से मल्टीप्लाई किया और सीधा ऑप्शन पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। यहां बोल रहे कि 23 और 43 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्या अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच टोटल संख्याएं कितनी हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है। और अपन जानते हैं अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी, अभाज्य संख्याओं को अपन सीधा काउंट कर लेंगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी इनके बीच की, एक तो हो जाएगी अपने पास 23 हो जाएगी। ये 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। 23 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, 37 हो गई और 41 हो गई। ये 5 संख्याएं हैं। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। अपने से पूछ कह रहे भाज्य संख्याएं, तो इन दोनों के बीच की टोटल संख्याएं तो 20 हैं। अगर इसके अंदर से 5 संख्याएं घटा देंगे अभाज्य वाली, तो अपने पास क्या आएगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। अरे भाज्य संख्याएं कितनी आएगी, यहाँ पर 15 संख्याएं होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। और यहां बोल रहा है, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम के नीचे जाते हैं, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहां बोल रहा है कि इस वर्ष में बचत न्यूनतम होगी। तो बचत अपने पास क्या दे रखा है, इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है यहाँ पर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बचत आएगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस जहां पर होगा वही अपना क्या होगा, न्यूनतम बचत होगी। ठीक है, तो जो अपन डायग्राम को देखते हैं, तो अपने पास यहाँ पर कितना 150 और यहाँ पर कितना 100, मतलब यहाँ पर कितनी हो रही है, 100 की बचत हो रही है। तो अपने पास क्या आएगा, Y3 ऐसा है जिसके अंदर सबसे कम बचत हो रही है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहां अपन क्या करेंगे, 18 पेन को अगर 360 में बेच रहा है तो 3 पेन की लागत के बराबर हानि हो रही है, मतलब 3 पेन की हानि हो रही है इसको। तो इसका मतलब यहां पर ये जो 360 है, ये एक्चुअली 15 पेन का मूल्य ही है। ठीक है, जो 360 है ये 15 पेन का मूल्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 पेन के मूल्य के बराबर तो इसको हानि हो गई। ठीक है, 18 पेन में से 3 का मूल्य घटा देंगे तो ये एक्चुअली जो मूल्य होगा ये 15 पेनों का मूल्य ही होगा। और अपने से पूछ क्या रहा है, एक पेन का मूल्य, तो भाग दे देंगे। तो 15 दूना 30, बचा कितना 6, 15 चुक्कू 60। तो अपने पास एक पेन का मूल्य कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 24 रुपए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार सीधा टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर हानि दे रखा है तो 18 में से 3 घटा देंगे, अगर यहाँ पर लाभ देता तो 18 के अंदर 3 जोड़ देते अपन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि एक ट्रेन की चाल एक कार की चाल से 30% अधिक है। दोनों समान समय में बिंदु P से प्रारंभ करके समान बिंदु Q तक पहुंचते हैं। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी 130 किलोमीटर है। रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक चीज दे रखा है, इनकी चालों के बीच का रेशियो दे रखा है, मतलब यहाँ पर प्रतिशत अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो हो गए ट्रेन, ये हो गए अपने पास कार, इनकी स्पीड का रेशियो अपने पास दे रखा है।
कि जो ट्रेन की स्पीड है ये क्या है, कार की स्पीड से 30% अधिक है। तो यहाँ पर अगर कार की स्पीड 10 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 30% अधिक है ये, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो एक्चुअली टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा, ठीक है। और अपने पास इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। और जबकि यहाँ क्या बोल रहा है कि ट्रेन यहाँ पर कितने मिनट के लिए रुकती है, 30 मिनट के लिए रुकती है। तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट। और इसको घंटे में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ घंटा हो जाएगा, मतलब आधा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/6 हो जाएगी घंटे के अंदर। तो यहाँ से अपने पास 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10/6 हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास क्या है, टाइम। और यहाँ पर अपने पास पूछ क्या रहा है, ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है अपने पास, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपने पास टोटल कितनी दे रखी है, 130 किलोमीटर दे रखा है। और टाइम कितना है अपने पास, 10/6 आ गया। 6 को अपन ऊपर भेज देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर चाल निकल के आ जाएगी, 1 0 से 1 0 और 13 78। तो यहाँ पर चाल कितनी आ रही है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना था, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है, रेशियो से इस क्वेश्चन को करते हैं तो काफी आसानी से हल हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये तरीका पता होना चाहिए, रेशियो से कोई सा भी क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाता है, चाहे कोई सा ही टॉपिक हो। अगर उसके अंदर अपन रेशियो मेथड लगा देते हैं तो क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाता है। और ये तरीका आपको कब आएगा, जब आप मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, तभी आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के अंदर रेशियो मेथड लगाने की कैपेबिलिटी अपने आप ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि 20,000 पर सूचीबद्ध एक साइकिल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी को 14,000 रुपये में बेचा जाता है। खुदरा व्यापारी को दिए गए बट्टे प्रतिशत कितना है, मतलब बट्टे का मतलब यहाँ डिस्काउंट है, ठीक है। 20,000 पर यहाँ पर कुछ डिस्काउंट देकर 14,000 में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितना है, यहाँ पर रुपए में कितना का अंतर है, यहाँ पर 6,000 का अंतर है, वो भी कितने पर, 20,000 पर, ठीक है। तो परसेंट निकाल लेंगे डिस्काउंट। तो 3 0 से ये 3 0, ये 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 पंजे 30। तो यहाँ पर कितना आ रहा है डिस्काउंट, 30% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा, वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिनके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो वो छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस कम है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, 6/5, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये क्या है, ये इसको परसेंटेज के रूप में बदलेंगे तो अपने पास ये कितना आ रहा है, 120% आ रहा है, ठीक है। और जब इसको अपन बदलेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 39 के लगभग परसेंटेज आएगी इसकी, ठीक है। 500/13 करेंगे तो 13 3 39, बचा कितना 1, बचा कितना यहाँ पर 11 बच गया, तो 13 104, तो 38 के लगभग यहाँ पर क्या है इसकी परसेंटेज आ रही है। और इसकी ज्यादा होगी, ये 400/7 करेंगे, इसको अपन परसेंटेज के रूप में लिख के चेक कर लेते हैं कि कौन सी परसेंटेज सबसे ज्यादा आ रही है, कौन सी परसेंटेज सबसे कम आ रही है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसके बीच सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। तो अपने पास सबसे बड़ी तो ये हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। इन दोनों का योग कर लेंगे तो 5/13, इनका लघुत्तम कितना आ रहा है 65, 13 78, 5 25, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 103/65 आ रहा है, ठीक है। इनका योग हो गया 103/65, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। और यहां बोल रहा है
ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे आएंगे, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। और लाइन को अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सीधा मेन क्वेश्चन पर फोकस करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे यहां बोल रहा है J1 बोल रहा है सभी महीनों में एल द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की औसत संख्या क्या होगी। औसत संख्या का मान पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, J1 के एल में बोल रही है, तो एल क्या है यहाँ पर, ये वाला एल हो गया, तो इन सबको जोड़ देंगे। 300 350 और 340 490 490 ये कितना हो गया, 20 जोड़ा तो 710 हो गया। 710 में 300 जोड़ा तो 1010 हो गया। 1010 में 315 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 1325 हो गया। 1325 में 305 जोड़ा तो 1630 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कितना होगा, 1630 होगा। इनका एवरेज पूछ रहा है, तो 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 पंजे 15 बचा कितना 1, 3 चौक 12 बचा कितना, यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। भाग जा रहा है क्या इसके अंदर, 3 का भाग जा ही नहीं रहा एक्चुअली इसके अंदर, तो ये अपन ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 3 का नहीं, यहाँ पर 5 का भाग देंगे, क्योंकि संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो 5 का भाग दिया, 5 3 15 बचा कितना 1, 5 दूना 10 बचा कितना 3, 30 हो गया, तो 5 30, तो यहाँ पर इनका एवरेज आ रहा है 326। ये तो क्या हो गया अपने पास, J1 हो गया। J2 क्या है, L और M द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की कुल संख्या के बीच का अंतर, ठीक है। तो अपने पास J1 का टोटल तो ये है, J2 निकाल लेंगे, M का निकाल लेंगे। तो M क्या दे रखा है यहाँ पर, 305 और 310, ये हो गया अपने पास 415। 415 में 300 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 975। 975 में 300 ये जोड़ा 75, ये कितना हो गया, 1005। 1005 में 300 जोड़ा 1305। 1305 में 325 जोड़ा तो वही कितना आ रहा है, 1630 आ रहा है ये भी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, J2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर तो हो गया L और M के बीच का अंतर कितना होगा, ये अपने पास हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अपने से पूछ क्या रहा है, J2 अपॉन J1। J2 तो अपने पास क्या गया, 0 हो गया, और J1 अपने पास कितना दे देगा, 326 दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि, और ये जो एलजेब्रा का क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि 5x + y = 17 दे रखा है, x y 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सीधा अपन यहाँ पर x का क्यूब + y का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x + y होता है, x + y का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मान रख देंगे। तो 5x + y का मान कितना है, 17, ठीक है। और यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, माइनस 3xy। ये 3xy दे रखा है, तो 3xy क्या होगा, यहाँ पर ये x की मतलब ये है 5x और y का मतलब y है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 5 गुणा y, तो ये तो हो गया अपने पास, और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखा है, तो 5 30 होगा। 30 को 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है। ये चीज का यहाँ पर ध्यान रखना था। अब इसको घटा देते हैं, ये 9 18 में से 9 गया 9, 199 इंटू 17 किया तो कितना आ रहा है, ये 17 नाम 153 का 3 हासिल का 15, 17 नाम 153 53 और 15 कितना होता है 68, 68 का 8 हासिल का 16, 17 16 कितना होता है 33 होता है। तो इसका कितना आंसर आ रहा है अपने पास, इसका आ रहा है 3383 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना था। एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सीधा मान रखिएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कितने अंक आवश्यक हैं, ये अपने से पूछ रहा है।
कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 20% अंक इसको मिलते हैं तो ये 25 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, मतलब फेल हो जाता है। अगर इसको 50% अंक मिलते हैं तो 20 अंक अधिक मिलते हैं, मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30%। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग। ये कितना है अपने पास, इन दोनों का योग हो जाएगा अपने पास 45 हो जाएगा। 30% की वैल्यू 45 आ गई, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी, 30/100 किया, ये 2 बार, ये 3 बार, 15 से काटा तो ये कितना आ रहा है 150% आ गया। और 150 आ गया यहाँ पर, 100% कितना है यहाँ पर 150 अंक हो गए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी है 150 हो गई यहाँ पर, 150 अंक, ठीक है। और अपने से पूछ गया परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 20% निकाल लेंगे। तो इसका 20% तो कितना होगा, 20% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30 हो जाएगी। और इसके अंदर अगर यहाँ बोल रहा है कि 25 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, अगर इसको 25 अंक और मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। तो इसके अंदर अपन 25 अंक और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर उत्तीर्ण अंकों का संख्या आ जाएगी। तो उत्तीर्ण कितने पर उत्तीर्ण होगा ये, मतलब कितने पे पास होगा ये, 55 अंकों पर पास होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर दे रखा है। बेसिकली यहाँ ये बोल रहा है कि 20% अगर वो अंक लाता है तो 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 50% अंक लाता है तो उसके 20 अंक अधिक आते हैं पासिंग मार्क्स से, ठीक है। और यहाँ पर अपने को क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 30% दे रखा है। तो 30% की जो वैल्यू होगी इनका डिफरेंस होगी, मतलब यहाँ पर 20% अधिक आ रहा है और ये कम है। तो यहाँ पर इन दोनों को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 45 आ रहा है, 30% की वैल्यू 45, तो 100% की वैल्यू 150। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस 20% तो निकाल लेंगे। 20% अंक कितने आए 30 आ गई। और अगर इसको 25 अंक और मिल जाते तो इसको पासिंग मार्क मिल जाते पूरे टोटल, ठीक है। और ये पासिंग मार्क्स कितने हैं 55 हैं। तो अपने से यही पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, तो 55 अंक यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 3 गुनी होती है तो उसकी आयतनों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, यहां बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या अर्धगोले से 3 गुना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 3r हो जाएगा, 3r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको काट लेते हैं, 3 से 3, पाई से ये पाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 27 दूना 54, तो 54 आर का क्यूब आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है आर का क्यूब आ रहा है। तो आर का क्यूब से आर का क्यूब कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 54:1 हो जाएगा। तो मतलब इनके आयतन का जो अनुपात है ये कितना आ रहा है 54:1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले के अंदर मान रखना था और इसको हल कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर इसका मान अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से हल करेंगे। एग्जाम में आपको कैसे हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपके माइंड के अंदर वो तरीका क्लिक नहीं कर रहा तो आपको बेसिक किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एग्जाम में किस तरह करना है वो बता देता हूं। तो अपन यहाँ पर एग्जाम में करने के लिए यहाँ पर अपन एक ही वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। तो अपने पास सुविधा के लिए अगर एक ही वैल्यू अपन 45 डिग्री मानेंगे तो यहाँ पर 10:45 हो जाएगा, जो कि काफी आसान रहता है मानने में 10:45, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थीटा या ए की वैल्यू अपन 45 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर ए है, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री मान लेते हैं, तो ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो इससे 45 कितना होता है, ये होता है √2, और माइनस का 10:45 1 होता है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी √2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर √2 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस का 2 हो जाएगा,
√2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 2 माइनस 2√2 आ रहा है। ठीक है, और जब अपन ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पर जब अपन ऑप्शन के अंदर 45 रखेंगे ए का मान, तो चेक करके देख लेंगे किस ऑप्शन को हल करने पर अपने पास ये आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर 10 45 रखा तो ये तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके अंदर रख के देखा तो ये कितना आ रहा है √2, तो 2√2 आ रहा है, तो ये भी अपना नहीं हो सकता आंसर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 10a, ये 1 की मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका मान 2 आ रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, तो सीधा अपन इस पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। और इसको अगर मान रखेंगे यहाँ इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा 2, 10 a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस ये कितना है √2 हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2√2 आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे इक्वेशन को करना होता है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन से फिर अपने को इस इक्वेशन को हल करना होता है। अपन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं और वो वैल्यू अपन क्वेश्चन के अंदर भी रखते हैं और ऑप्शन के अंदर भी रख के चेक करते हैं, ताकि अपने पास दोनों आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, और अगर आपको ये तरीका आपके माइंड के अंदर क्लिक नहीं कर रहा तो आप इसको फिर हल कर सकते हैं, वो केसेस इसको साइन कोस में बदल के। जब आप इसको साइन कोस में बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास कोस आएगा, नीचे इसके भी कोस आएगा, तो अपन कोस यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 10 के कितना बचेगा साइन बचेगा, साइन a। और यहाँ पर क्या होगा कोस लघुत्तम लिया तो कोस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का ये क्या हो जाएगा कोस a हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अपने पास हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन a, और प्लस का माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का कोस a हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर भी क्या आएगा कोस a आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये लघुत्तम क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो नीचे क्या होगा कोस स्क्वायर a होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब अपन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों को अपन होल स्क्वायर में लिख देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन a इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसके फॉर्म के अंदर इसको लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन a हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस का कोस स्क्वायर a है ही, और अपॉन में क्या है यहाँ पर कोस स्क्वायर a है। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर को अपन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन a, और प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, अपॉन में क्या है यहाँ पर कोस स्क्वायर a है। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे अपन, क्या कॉमन ले लेंगे 2 साइन कॉमन ले लेंगे, तो 2 यहाँ पर साइन a कॉमन लिया तो प्लस वाले को अपन पहले इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा साइन a बचेगा, और माइनस का 1 बच जाएगा इधर, और अपॉन में क्या है यहाँ पर कोस दे रखा है, कोस a स्क्वायर a दे रखा है। ठीक है, अब अपन एक कोस का तो इसके अंदर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये अपने पास 10a हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अपने पास एक कोस बचा तो एक कोस का यहाँ पर भाग दिया, तो ये हो जाएगा अपने पास 10a, और यहाँ पर 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक a हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में यही टर्म दे रखी है। तो आपको इसको हल करके इतना करना होता है, और एग्जाम में आपको इस तरीके से हल करना होता है, सीधा मान रख के आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है, और जिस ऑप्शन में आपका सेम आंसर आ रहा है उस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना होता है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर एलिगेशन मेथड है, यहाँ पर अगर इसको ये वाला मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, तो उससे अपन क्या करेंगे सारे ऑप्शन काट देंगे, और जो अपने पास बचा ऑप्शन वही अपना ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तीन ऑप्शन से ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहे कि ट्राइंगल PQR में एक समकोण त्रिभुज है और वो Q है। ठीक है, ये होगा अपने पास ट्राइंगल PQR होगा, PQR हो गया।
यहाँ बोल रहा है पी क्यू बराबर 9 है, क्यू आर बराबर 11 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर हो गया अपने पास 121, दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा यहाँ पर 202 आएगा, अंडर 202। ठीक है, अपने से पूछ कह रहा है कोट पी, तो ये हो गया अपने पास कोट पी, इसका मान क्या होगा, आधार बटावा लंब, तो आधार बटा लंब क्या हो गया 9/11 हो गया, ये क्या होगा कोट पी की वैल्यू 9/11 हो गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। डायग्राम बनाने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाता है कि निकालना क्या है, आप आसानी से निकाल के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया है, जब आपके डायग्राम के नीचे कोई लाइन नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, दर्शाया गया है वो चीज देखेंगे, ये जो शब्द हैं इसके बाद से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। जैसे यहाँ बोल रहा है किस समय रोगी का तापमान उच्चतम होगा, तो यहाँ पर उच्चतम तापमान कहाँ है 38.5 यहाँ पर दे रखा, और ये कितने बजे 1 बजे, मतलब 1 बजे पर यहाँ पर इसका उच्चतम तापमान होगा, तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर अपने पास इसका मान पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, यहाँ पर जब अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी इसके आगे क्या है माइनस है, और यहाँ पर बी और सी इसके आगे माइनस है, इसका मतलब जो बी है अगर बी की वजह से दोनों तरफ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इसका मतलब बी माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका होगा, ए माइनस बी प्लस का सी, इसका होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में यही दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इसके इन दोनों में से कौन सा जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है, बी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बी माइनस का होगा, तो अपन ने बी माइनस का ले लिया और उसका होल स्क्वायर लगा दिया, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 12,000 और सी को 4 वर्ष के लिए 10,000 का साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 6,080 रुपए प्राप्त किए, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज पर दे रहा है, तो 12,000 को क्या कर रही है 3 वर्ष के लिए 100% प्लस, और यहाँ पर 10,000 को क्या कर रही है समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास ब्याज होगा, और इन दोनों का टोटल ब्याज कितना दे रखा है 6,080 दे रखा है, तो इसके बराबर लिख लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना हो गया 12×36 360। ठीक है, आर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो 400 बचा। ठीक है, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 6,080 दे रखा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 6,080 के अंदर इसका भाग दे देंगे, जो कि कितना आ रहा है 0 6, और ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 4 दूना 8, इसको 4 से काटा 19 बार। ठीक है, 19 का भाग जा रहा है 8 बार जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर दर कितनी हो गई यहाँ पर 8% हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो सीधा इस प्रकार कर लेना था आपको। यहाँ पर आपको सीधा ये वाली टर्म लिख के तुरंत इसके अंदर इन दोनों को ऐड करके भाग देना होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सारी टर्म तो आप वर्बली हल कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत सिर्फ इतना है। ठीक है, यहाँ से आप पेन उठाएंगे और इसको अपन काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ बोल रहा है कि 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं, और शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो 10 महिलाएं हैं ये 20 दिन में काम करके, और 20 दिन के अंदर कितना काम कर रही है आधा ही काम कर रही है। ठीक है, अब इसको अपन बराबर करते हैं, जो शेष कार्य है उसके बराबर कर देते हैं, तो 10 दिनों के अंदर कितनी महिलाएं और आनी चाहिए, पहले कितनी महिलाएं थी यहाँ पर 10 महिलाएं थी, तो अब और कितनी आनी चाहिए अपने को पता नहीं, तो x मान लेते हैं, x महिलाएं और आएगी। ठीक है, और यहाँ पर
वो क्या करेगी, जो बच गया आधा काम है उसको करेगी। ठीक है, तो अपन इन दोनों को बराबर रख लेंगे, तो इस आधे से ये आधा कट जाएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, और x प्लस 10 प्लस x बराबर 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 10 महिलाएं और आवश्यकता होगी, 10 महिलाओं की। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, वो तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 9√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है उसकी अंतर त्रिज्या क्या होती है, a√3 होती है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या ये दे रखा है, मतलब r बराबर 9√3 दे रखा है। और अपन जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ये होती है अपने पास a/2√3 होती है। ठीक है, तो अपने को यहां से भुजा निकाल लेना है, तो r की वैल्यू तो ये दे रखा है, तो 9√3 बराबर a/2√3 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 27 दूना 54, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी आ गई, 54 आ गई। पूछ रहा क्या है, परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज है, तो इसको अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाएं समान होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 162, तो 3a की वैल्यू यहाँ पर 162 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो समबाहु त्रिभुज की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, a/2√3 होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहां बोल रहा है कि P ने 1 वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया, कुछ महीनों के बाद Q 6,000 के निवेश के साथ P के साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में P और Q का लाभ का अनुपात ये दे रखा है, तो Q कितने महीने के लिए शामिल हुआ, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो P है ये तो 12 महीने के लिए काम कर रहा है, बोल रहा है ना कि 1 वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया। ठीक है, तो 4,000 का निवेश किया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, टोटल 12 महीना ये काम कर रहा है। और जो Q है इसका पता नहीं, ये 6,000 निवेश करके अपने को पता नहीं कितने महीने के लिए इसने काम किया। और इनका जो लाभ का अनुपात है ये क्या दे रखा है, 4:3 दे रखा है। तो यहाँ पर जितने महीने के लिए काम करेंगे उतना ही इनको लाभ में होगा, तो इनका लाभ का रेशियो ये दे रखा है, तो इसके बराबर रख लेते हैं। 3 0 से ये 3 0, इस 4 से ये 4 कट गया, और यहाँ पर कितना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 2 एकम 2, और ये कितनी बार 6। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी सीधी। तो मतलब जो Q है ये यहाँ पर कितने महीने के लिए काम कर रहा है, 6 महीने के लिए काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सीधा अपन एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। आया समझ, आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि जो P है पूरे 12 महीने के लिए काम कर रहा है, तो इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके निवेश को, और Q कितने महीने के लिए काम कर रहा है ये अपने को पता नहीं है, तो इसके निवेश को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो इनको अपन इनके रेशियो को अपन इनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे अपने को क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 8 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली अलजेब्रा के जो फॉर्मेट होता है x प्लस 1/x वाला, उस फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, tan थीटा प्लस कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर ही तो ये। ठीक है, ये क्या है अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये क्या होता है, 8 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 64 में से 2 गया तो 62 आता है। ठीक है, तो सीधा अपन इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होती, आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x का फॉर्मेट है,
तो ऐसे इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो इसके स्क्वायर करके -2 घटा देते हैं, तो अपने पास वही आंसर होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 62 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी शिफ्ट के अंदर पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए का क्यूब, अगर बी को इधर लाएंगे तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर ये दे रखा है, ए माइनस बी 4 है, तो इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ दे दिया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब की वैल्यू 988 दे दी यहाँ पर, और ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 4 दे दिया। और ये क्या है, ये एक्चुअली 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। तो सीधा फॉर्मूला होता है ये, तो फॉर्मूला किसका होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है 988, और इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है 4, तो 4 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, 4 दूना 8 बचा कितना 1, 4 चुकी 16 बचा कितना जो 4 7 28। ठीक है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आ गई। जबकि अपने पास इसको यहाँ क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी 14, 4 हासिल का 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब कितना आ रहा है, 494 आ रहा है। इसका मान अपने पास कितना आ रहा है, 494 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको जब भी इस पर क्वेश्चन कराया है, इसको हाईलाइट किया है कि ये फॉर्मूला हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहां बोल रहा है, यहां पर भी अपने पास डायग्राम के नीचे अपने पास क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, दर्शाया गया ये शब्द देखेंगे ये कहाँ है, इसके बाद से अपना मेन क्वेश्चन शुरू होगा। तो यहां दर्शाया गया, इसके बाद क्या बोल रहा है, शाखा C2 की 2 वर्षों में कुल बिक्री, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2010 2011 दे रखा है, C2 क्या है, इन दोनों की कुल बिक्री निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या आएगी, 10 का 0 हासिल का 1, ये हो जाएगा 170। तो C2 की टोटल बिक्री कितनी हो गई, 170 हो गई। और इसके आगे क्या बोल रहा है, शाखा C4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, C4 क्या दे रखा है, ये C4 हो गया, इन दोनों की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, ये क्या है अपने पास, ये तो अपने पास क्या दे रखा है 66, और यहाँ कितना दे रखा है 86 दे रखा है। तो दोनों को जोड़ा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 14 1 15 हो गया। ठीक है, और अपने से क्या पूछा, इनका अनुपात, इनको रेशियो के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, 2 से इसको काटा तो कितना है यहाँ पर 8, और यहाँ पर 85 आ गया, इसको 2 से काटा ये 7, और ये कितना है 6। ठीक है, तो अपने पास इनका रेशियो कितना आ रहा है, 85 रेशियो 76 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये शब्द होता है दर्शाया गया, इसके बाद से आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना होता है, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करना होता है, और वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ बोल रहा है कि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 65 डिग्री है, उस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आ गया, जो यहाँ पर अपने पास पहले क्वेश्चन पूछा गया था वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जीवा हो गई अपने पास, ए बी जीवा हो गई, एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर, मतलब यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण कितना दे रखा है, यहाँ पर 65 डिग्री दे रखा है, और उसी जीवा द्वारा वृत्त, यहाँ पर बोल रहा है केंद्र के चाप पर, एक्चुअली ये चाप पर है, ये चाप पर अंतरित कोण कितना है, यहाँ पर ये वाला 65 दे रखा है, 65 डिग्री का। उस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, जो कि कितना है 130 होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर
3 में दे रखा है 130, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये लास्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, उससे लास्ट में भी पूछा गया था, और इस शिफ्ट के अंदर 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बटन है उसको दबा दीजिएगा, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। मैं आपको यहाँ पर जो पेड कंटेंट के अंदर जिस तरह पढ़ाया जाता है वो एकदम आपके लिए बिल्कुल फ्री ला रहा हूँ, ताकि आप इस तरीके से क्वेश्चन करके काफी आसानी से तुरंत आगे बढ़ सके। और ये जितने भी मैं तरीके आपको बताता हूँ ये सारे तरीके पेड कोर्स के अंदर बताए जाते हैं, पर मैं आपके लिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री लाया हूँ। ठीक है, ताकि आप एकदम बिल्कुल फ्री से आपकी तैयारी काफी अच्छे से कर सकें और एग्जाम को काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रेड बटन दबा देना है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।